हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो जो है आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ से आपको जो है 3 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी के बारे में मुख्य रूप से सीखना है हम लोग को, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है उपसह संयोजक यौगिक या समन्वय यौगिक। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न उठता है उपसह संयोजक यौगिक किसको बोलते हैं। तो हम लोग उपसह संयोजक यौगिक बोले या समन्वय यौगिक बोले, या इसका एक और नाम होता है जटिल यौगिक। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जब उसको हम लोग किसी जलीय विलयन में या किसी अन्य विलायक में घोलते हैं, तो जब वह अपना अस्तित्व को कायम ही रख लेता है, तो उसी को हम लोग उपसह संयोजक यौगिक बोलते हैं, या हम लोग उसको समन्वय यौगिक या जटिल यौगिक बोलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि किसी यानी वे आणविक यौगिक जो अपना अस्तित्व जलीय विलयन या किसी अन्य विलायक में घोलने के बाद भी कायम रहता है, तो उसे हम लोग जटिल यौगिक कहते हैं। एक तो आपको इस प्रकार का प्रश्न दे सकता है, 2 नंबर का प्रश्न दे देगा आपको, या इसका जो है जो भी जटिल यौगिक है उसका नामकरण करने के लिए दे देता है। अगर नामकरण नहीं दे तो या तो उसका जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको दे देता है। तो हम लोग जो है एक एक करके सब चीज को सीख लेंगे, ठीक है। 3 नंबर आपका हम पक्का करवा देंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं उपसह संयोजक यौगिक में। कौन एग्जांपल एक दो को लेके देखते हैं। जैसे कि K4FeCN6 है, ठीक है। ये अगर आपको इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, देखिएगा, तो जब इसको आप किसी जल में या किसी अन्य विलायक में जब इसको घोलते हैं हम लोग, तो घोलने के बाद हमको देखने के लिए क्या मिलता है कि ये अपना अस्तित्व को कायम ही रखता है, आयन के रूप में टूट जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा ब्रैकेट में देख रहे हैं, इसके अंदर में जो भी तत्व उपस्थित है ये आयन के रूप में टूटता नहीं है, ये अपना अस्तित्व कायम रखता है। ये जटिल यौगिक में मिलके भी रहे या उससे अलग हो जाए, तो ये अपना अस्तित्व को कायम रखेगा, ये टूटेगा आयन के रूप में नहीं। बोलो, ये खंड टूट सकता है, यहां से यहां लेके ये वाला खंड टूट जाएगा, पूर्णतः टूटेगा आयन के रूप में, लेकिन इसके अंदर में जो Fe है, CN6 है होल 6, वो नहीं टूटेगा, वो अपना कायम ही रखेगा अपना अस्तित्व को। इसी वजह से इस प्रकार के यौगिक को हम लोग जटिल यौगिक या समन्वय यौगिक कह देते हैं। इसी में एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास CO है, बड़ी ब्रैकेट दे दे CO, उसके बाद NH3 का होल 6 है, अब ऊपर में आयन दे दिया +2, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जटिल यौगिक ही बोलेंगे। जटिल यौगिक 3 प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। या ऋणावेशित हो सकता है जटिल यौगिक, यानी यहाँ पे जो देख रहे हैं प्लस है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, और एक प्लस वाला तो आप देख ही रहे हैं। और एक हो सकता है उदासीन, यानी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहेगा, जैसे कि ये वाला। जैसे एक और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि NiCO का होल 4, इसके ऊपर यहाँ माइनस आवेश दे देगा। तो ये सब जटिल यौगिक का ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं कि इस जटिल यौगिक में या उपसह संयोजक यौगिक में कौन कौन सा कारक मेरा उपस्थित होता है, किसका क्या नाम होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे अगर तीनों में से किसी एक एग्जाम्पल को ले लेंगे, तो जैसे कि हम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल को लेते हैं, पहला एग्जाम्पल को ही, इसी के माध्यम से हम लोग अभी डिटेल्स में और समझते हैं इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं K4FeCN6 है, यानी होल 6 दिया गया है, ठीक। तो अब इसमें प्रश्न उठता है कि K4 क्या है, Fe का क्या नाम है, Cn का क्या नाम है, ये जो 6 है ये क्या है, ये बड़का ब्रैकेट में जो है इसका क्या नाम है, ये बड़का ब्रैकेट का जो बाहर में इसका क्या नाम है। तो हम एक एक करके सब के बारे में डिटेल्स में बता रहे हैं एकदम आसानी से। तो आप जो देख रहे हैं ये बड़ी ब्रैकेट में जो Fe और CN6 है, यानी बड़ा ब्रैकेट में, इसका नाम होता है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, या इसका नाम रख दिया जाता है मंडल ना बोल के तो सत्ता भी इसको बोल सकते हैं, समन्वय सत्ता। या उपसहसंयोजक मंडल या उपसहसंयोजक सत्ता,
इसी का नाम होता है। अब फिर हम जब इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, जो भी इसमें तत्व उपस्थित है, अब वह क्या क्या है। तो अगर हम लोग ये Fe को देखते हैं तो इसका नाम होता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु इसका नाम होता है। जब हम लोग Cn को देखते हैं तो Cn ये मेरा लिंगेंड होता है, एकड़े पे खेला होता है सब चीज, लिंगेंड। अब ये जो बाहर में बड़ी ब्रैकेट का जो बाहर में उपस्थित है K4, इसको आयनिक मंडल बोला जाता है, आयनिक मंडल या आयनिक सत्ता बोला जाता है। ठीक है। अगर ये आगे में है, ये बड़ी ब्रैकेट के आगे में है, तब ये धनात्मक है। अगर यही बड़ी ब्रैकेट के जस्ट पीछे चला जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये वाला धनात्मक खंड बन जाएगा। यानी बड़ी ब्रैकेट में जो भी उपस्थित है, अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में ये ऋणात्मक खंड है और ये जो आगे वाला है ये धनात्मक खंड है। लेकिन यही जब पीछे चला जाएगा तो वह ऋणात्मक हो जाएगा और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जो है वह आपका धनात्मक बन जाएगा। ठीक है। वो आगे चल के अभी देखेंगे हम लोग, जब नामकरण करने के लिए सीखेंगे तो वहां पे आपको जो है बताएंगे, एग्जाम्पल लेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट को हम लोग क्या बोल दिए, समन्वय सत्ता, और ये जो Fe है इसको हम लोग क्या बोल दिए, केंद्रीय धातु परमाणु। अब ये जो Cn है, ये छोटका ब्रैकेट में जो अंदर में है उसको लिंगेंड बोलते हैं, और ये जो बड़ी ब्रैकेट के बाहर में है उसको आयनिक मंडल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको और पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताइए, यौगिक दे देगा और पूछ देगा कि समन्वय संख्या कितना है, यानी उप सहसंयोजक संख्या कितना है यहाँ पे। तो यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु का उप सहसंयोजक संख्या पूछ देता है, तो यहाँ पे Fe को जितना लिंगेंड घेर के बैठेगा वही उसका उप सहसंयोजक संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे Cn क्या गो है, 6 गो, यानी साइनो क्या गो, 6 गो है। यह 6 गो परमाणु जो है ये इसको घेर के रहेगा, यानी इस प्रकार से जैसे Fe है तो इसको 6 तरीका से इसको घेर के बैठेगा। यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn, यहाँ भी Cn, सब जगह Cn उपस्थित रहेगा, साइनाइड। तो ये वाला जो बीच में है इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलेंगे। अब ये केंद्रीय धातु परमाणु के जितना भी कण घेर के बैठा है, जितना परमाणु, उसी की संख्या को हम लोग बोल देंगे कि यह जो है समन्वय संख्या है। तो क्या गो है, 1 2 3 4 5 6। अगर इतना आप नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे जो रहेगा अंक ये वाला, इसी को हम लोग जो है समन्वय संख्या या इसी को उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि लिंगेंड क्या है सर। तो जो ये Fe को यानी केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है उसी को हम लोग लिंगेंड कह देंगे। अब लिंगेंड का भी प्रकार होता है। लिंगेंड को अगर दाता परमाणु के आधार पर देखेंगे तो वह जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक दंतुक, दूसरा होता है द्विदंतुक, तीसरा होता है बहुदंतुक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मोनोडेंटेड, दूसरा को बाइडेंटेड, नंबर तीसरा को पॉलीडेंटेड बोला जाता है। मोनोडेंटेड में क्या होगा, उसमें एक दाता परमाणु होगा, खाली एक दाता परमाणु होगा। लेकिन बाइडेंटेड का बात किया जाए यानी द्विदंतु का बात किया जाए तो शब्द से भी पता चल रहा है कि 2 गो होगा इसमें दाता परमाणु। अगर बहुदंतुक का बात किया जाए तो बहुदंतुक में 3 भी हो सकता है और 3 से अधिक भी हो सकता है। बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी पॉली का मतलब ही होता है मेनी, और मेनी का मतलब ही होता है बहुत सारा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आगे चल के, अभी सबको समझना एक एक करके। लिंगेंड एक और प्रकार का होता है, अगर आवेश के आधार पर देखिएगा तो वह भी 3 प्रकार का होता है। ऋणावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, उसके बाद जो है उदासीन हो जाएगा। अब वो सबको हमको पढ़ना है एक एक करके, तब हम लोग जो है उसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे ये सब यौगिक का। ठीक है। इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि इतना को आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे
लिंगेंड को लेके चलते हैं थोड़ा सा। लिंगेंड कितने प्रकार का होता है, इसमें लिंगेंड ही मेन भूमिका निभाएगा। तो पटाख से हम इसको देखेंगे अभी। लिंगेंड, लिंगेंड हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला। अब यहाँ पे फिर जो है देखते हैं कि लिंगेंड कितने प्रकार का होता है। तो लिंगेंड को अगर हम लोग दाता परमाणु के आधार पर 3 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है एक दंतुक, दूसरा होता है द्विदंतुक, नंबर तीसरा होता है बहुदंतुक। बहुदंतुक जिसको एक दंतुक को होता है, इसका एक और नाम होता है मोनो डेंटेड, इसका नाम होता है बाई डेंटेड, नंबर तीसरा होता है पॉली डेंटेड। 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब एक दंतुक में कौन होगा? तो यहाँ पे सिर्फ जो है जो दाता परमाणु होगा सिर्फ एगो रहेगा। हम शॉर्ट में लेके चलते हैं, दाता परमाणु एक होता है, जैसे कि Cn हो गया, NO+ हो गया, ETC, ठीक है। ये सब जो है मोनोडेंटेड है, या NH3 हो गया, H2O हो गया, ये सब मोनोडेंटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं द्विदंतुक। द्विदंतुक में दाता परमाणुओं की संख्या 2 गो होता है। दाता परमाणु की संख्या जो होगा वह 2 गो होगा, ठीक है। और जो बहुदंतुक होता है यानी पॉलीडेंटेड होता है, यहाँ पे 3 गो भी होता है और 3 से अधिक भी होता है दाता परमाणु। फटाफट ये हो गया, हम लोग जान लिए। अब हम लोग इसी में फिर देखते हैं, अगर लिंगेंड को अगर हम लोग आवेश के आधार पे देखें, आवेश के आधार पर, तो ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऋणावेशित, दूसरा होता है धनावेशित, नंबर तीसरा होता है उदासीन। ऋणावेशित में जैसे कि आ जाता है Cn आ गया माइनस, OH आ गया माइनस, उसके बाद और बहुत सारा हो सकता है। और धनावेशित में कौन आ जाएगा? H3O+, NH3+, ETC, और बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है। उदासीन में कौन आ जाएगा? H2O, उसके बाद NH4, ETC, ये इसमें आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब लिंगेंड का भी प्रकार देख लिए, कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है, एक दाता परमाणु के आधार पे 3 प्रकार का होगा, और आवेश के आधार पे भी कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। और मेन भूमिका मेरा यही वाला निभाएगा, ठीक है। कौन? तो ये ऋणावेशित जो आधार पे हम लोग वर्गीकृत किए हैं लिंगेंड को, यही नाम लिखने में इसी का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल का यानी कि तीनों का जो है एक एक करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। तब हम लोग धीरे धीरे अग्रसर होंगे जो है उपसंयोजक यौगिक का नामकरण करने के लिए, ठीक है। चलिए फटाफट जो है इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख लेना है,
उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो है यहाँ पे जो लिंगेंट आपका ऋणावेशित धनावेशित होता है उसका हम खंड यहाँ पे लिख दिए हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। जो भी आपको यौगिक पूछेगा लमसम आप जो है उसको बढ़िया से डील कर दीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो पहला ऋणावेशित लिंगेंट में कौन कौन आता है, तो फ्लोरीन है, CN है, NO2 है, OH है, CH3 COO है, उसके बाद सल्फेट है, और उसके बाद जो है कार्बोनेट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, अगर ऋणावेशित लिंगेंट है तो उसका लास्ट में हमको O जोड़ना होता है। जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है तो क्या होगा, इसमें लास्ट में हम लोग को जोड़ देना है O या आइडो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। उसके बाद यहाँ पे CN है तो साइनो। उसके बाद NO2 इसके ऊपर माइनस आवे तो नाइट्रो। अगर OH है तो हाइड्रैक्सो। उसके बाद CH3 COO है तो उसको हम लोग एसीटेटो बोल देंगे। ठीक है, अगर SO4 है तो उसको सल्फेटो बोल देंगे, अगर CO3 है तो कार्बोनेटो बोल देंगे। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास धनावेशित लिंगेंट है तो उसमें आपको क्या करना है कि लास्ट में IUM जोड़ देना है। यहाँ पे जैसे कि देखिए NO+ आयन है जिसको नाइट्रोसोनियम बोल देंगे, IM जोड़ दिए। उसके बाद NO2+ है तो उसको नाइट्रोनियम बोल दिए, क्या बोल दिए, नाइट्रोनियम, लास्ट में IM जोड़ दिए। उसके बाद NH2 NH3+ आयन है तो इसको हाइड्रोजोनियम बोल दिए। लेकिन उदासीन लिंगेंट जो होता है उसमें कोई भी चीज़ हमको एक्स्ट्रा जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसका जैसा नाम होता है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि H2O है तो इसको हम लोग एक्वा बोलते हैं, अगर NH3 है तो इसको एमिन बोलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करके नाम लिखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग नामांकन का प्रोसेस देखते हैं, उसी में हम लोग को ऑक्सीकरण संख्या भी पूछा जाता है, तो ऑक्सीकरण संख्या उसी में हम लोग याद करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो है एग्जाम्पल ले लो, जैसे K4 FeCN का होल 6 ले लेते हैं। इसी से हम लोग प्रारंभ करते हैं अब इसका नामांकन करने के लिए। तो सबसे पहले नामांकन में धनावेशित वाला जो खंड होता है उसी का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तब हम लोग इसके अंदर में जो उपस्थित है बड़का ब्रैकेट के अंदर में, तब उसका नाम हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो जो है बाहर में भी उपस्थित है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। यानी सबसे पहला मेरा जो काम होता है धनायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद तब जाके ऋणायन खंड वाला, ये वाला खंड आपका प्लस वाला है और ये खंड आपका माइनस वाला है, तब ये माइनस वाला खंड का लिखेंगे। और माइनस वाला खंड में सबसे पहले लिंगेंट जो होता है उसका नाम लिखना है। तो यानी दूसरा नंबर में होता है कि जब हम लोग एंट्री कर देते हैं बड़की ब्रैकेट में तो लिंगेंट का नाम लिखाता है, लिंगेंट का नाम लिखाता है, नाम लिखते हैं। ठीक है, अब लिंगेंट का नाम लिखने के बाद तब हम लोग जाके जो है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं नंबर तीसरा पे जाके। अब जो है इसको लिखने के बाद अब यही केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को भी हमको लिखना होता है। ठीक है, नंबर चौथा पॉइंट पे हम लोग करते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, और वो भी ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन अंक में। रोमन अंक का मतलब हो गया 1 2 3 उसके बाद 4, इस प्रकार से रोमन अंक में लिखेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़िया से ध्यान से आपको खाली देखना है और समझना है ध्यान के साथ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग नाम लिख के देखते हैं। ये जो धनात्मक नाम लिखना है तो जैसे इसका जो नाम होता है, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम ही लिखना है यहाँ पे।
ठीक है। और उसके बाद इस लिंगेंड को कैसा है, हम लोग CN सब जानते हैं क्या है, ये ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक, यानी कि जो है ऋण आवेशित लिंगेंड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनो। साइनो से पहले लिखना है कि कितना है, क्या गो साइनो है, 6 गो। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे नाम इसका, तो लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम। और उसके बाद पोटेशियम लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या गो CN है, लिंगेंड का नाम लिखना है दूसरे नंबर पे। लिंगेंड के रूप में कौन है, CN है, यानी साइनो है। तो बोल देंगे हेक्सा साइनो फेरेट, क्या जोड़ देंगे, फेरेट। उसके बाद अब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना होता है उसको x मान लेना है, और CN का होता है -1 और पोटेशियम का होता है +1। अब टोटल को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो भी योगफल आपका प्राप्त होगा, यानी काट छांट के, वही आपका जो है ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। कैसे देखिए, तो +1 गुना क्या गो पोटेशियम है, 4 गो, गुना 4 + x +1 -1 गुना क्या गो CN है, 6 गो, कर दो बराबर में 0। तो हो जाएगा 4 + x -6 बराबर 0, घटा देना है। तो आएगा x -2 बराबर 0। तो अब ये माइनस है, इधर बराबर का उस पर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर +2। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे, रोमन में ऐसे लिखते हैं 2 को, फेरेट 2, इस प्रकार से दिखा देंगे। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सुंदर सा नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे CO है, ठीक है, यानी एक कार्बन बड़ा हो, C बड़ा हो और O छोटा हो, तो इसका मतलब कोबाल्ट है। जब दोनों बराबर होगा तो इसका मतलब हो गया वह कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, CO है, और उसके बाद ब्रैकेट में NH3 का होल 6, अब बड़े ब्रैकेट में इस प्रकार से दे के ऊपर में +2 आयन दिखा दिया। अब इसका आपको नाम लिखने के लिए बोल देगा। तो यहाँ पे तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कोई खंड ही नहीं नजर आ रहा है, कोई खंड नजर आ रहा है आगे में, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी प्लस आगे में या माइनस आगे में कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली सिर्फ बड़ी ब्रैकेट में जो है वही नजर आ रहा है। तो इसका आप कैसे नाम लिखेंगे, तो अगर कोई बाहर में नहीं रहे बड़ी ब्रैकेट का तो उसको गोली मार के छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम लोग को जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर में है उसमें सबसे पहले किसका नाम लिख रहे थे, लिंगेंड का। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद तब जाके इसका, ठीक है। कि जैसे अब समझो इसको, क्या गो है 6, यानी इसको बोल देंगे हेक्सा। कैसा लिंगेंड है, उदासीन है। NH3 क्या बोलते हैं इसको, एमीन, तो बोल देंगे हेक्सा एमीन। CO क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अगर यहाँ पे ठीक है प्लस रहे या उदासीन रहे तो उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर खाली माइनस हो जाता तो यहाँ पे कोबाल्टेट हो जाता। क्या हो जाता, कोबाल्टेट। यानी कि अगर माइनस आ जाए तो वहाँ पे ATE जोड़ देना होता है, ठीक। लेकिन अगर प्लस है या उदासीन है तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा, जैसा उसका नाम होता है वही नाम यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक। चलिए, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब हम लोग लास्ट में क्या कर रहे थे, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे थे, किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो अब निकाल देना इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो जो है जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, और जो जैसा है तो एमीन का होता है ऑक्सीकरण संख्या 0, तो x +0 अब बराबर में यहाँ आवेश के रूप में कौन है, +2। तो x बराबर कौन प्राप्त हो गया, +2।
अब यही +2 को यहाँ पे रोमन के रूप में लिख देंगे +2, लेकिन लास्ट में दे देना है आयन। आयन के रूप में रहेगा तो आयन दे देना, उदासीन रहेगा तो कुछ नहीं देना है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका नामकरण करते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे कि Ni, उसके बाद CO है होल 4, इस प्रकार से दे देगा। अब आपको इसको नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो एकदम आसान है लिखना। तो देखिए ब्रैकेट में कौन है? CO, तो यानी ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बड़ा है, इसको हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो यहाँ पे लिंगेन का सबसे पहले लिखना है नाम, तो लिंगेन का नाम लिखते हैं। तो लिंगेन का नाम यहाँ पे क्या गो है? कार्बोनिल, 4 गो, तो दे देंगे टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो निकेल या निकेल। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। कार्बोनिल यानी कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है ये मुक्त अवस्था में होता है, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, और इसका तो x मानना ही है। तो x +0 और बराबर 0 करिए तो कितना आएगा? 0। इस प्रकार से। या दूसरा एग्जांपल इसी में एक और देख लें हम लोग, जैसे कि आपका दे दे K4 के जगह पर आप K3 दे दे, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट Fe, उसके बाद Cn का होल 6। अब इसका नाम लिखना है। तो हम क्या बताएं, अगर बड़ी ब्रैकेट के बाद आगे में है तो प्लस में है, अगर पीछे में चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तब ये वाला खंड प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्लस ये है, तो इसका नाम डायरेक्ट लिख देंगे जैसे लिखा है, जैसा रहता है पोटेशियम। पोटेशियम को लिखने के बाद अब हम लोग दे देंगे लिंगन का नाम। क्या गो है? 6 गो है, तो हेक्सा साइनो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है? फेरेट। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में लिखना है। तो अभी जस्ट बात किए हैं, Cn का होता है -1, तो क्या गो है? 6 गो, तो गुना कर देंगे 6, इसको मान लेना है x, इसका +1 होता है, गुना 3 कर देना है। अब आराम से निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है, तो x +3, उसके बाद माइनस हो जाएगा 6 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? माइनस कर देना है, तो आएगा x -3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 रोमन में। इस प्रकार से नामकरण। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस कर लेना है कम से कम 5 से 10 गो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब इन सबों को देखने के बाद एक टॉपिक और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इसका आपका पूछ देता है कि इसका आकृति कैसा है, अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है कि वर्ग समतलीय है, कैसा है, उसको कैसे पकड़ेंगे? तो एकदम आसान है उसको पकड़ना। तो जो है इसमें एक जो है बर्नर नाम का एक साइंटिस्ट आता है, वह हम लोग को स्पष्ट तरीका से ये समझा के जाता है कि जो आप देख रहे हैं उप संयोजक यौगिक या जटिल यौगिक, इसमें 2 संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। एक प्राथमिक संयोजकता, एक जो है दूसरा होता है सेकेंडरी संयोजकता। तो वही सेकेंडरी संयोजकता में हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो भी वहां पे समन्वय यौगिक है, अगर उसका संख्या अगर 6 है तो वह अष्टफलक दिखाएगा, अगर 4 है तो वो चतुष्फलक दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समन्वय संख्या कितना है? 6 है, इसको हम लोग बोलते हैं उप संयोजक संख्या 6 है ना। लिंगेंडों की संख्या कितना? 6। ये Fe को क्या गो घेर के बैठा है? 6 गो। तो इसको नाम दे देता है कि यहाँ पे अगर 6 गो है या 5 गो है तो उसको हम लोग बोल देंगे अष्टफलकीय संरचना होगा उसका, अष्टफलकीय संरचना होगा।
अगर यहीं पे अगर देखिए यहाँ NiCO4 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उपसंयोजक संख्या कितना 4 है। तो अगर 4 है तो यहाँ पे 4 गो को बोल देंगे चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय है। या यहाँ पे वर्ग समतलीय भी दिखाएगा, वर्ग समतलीय, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने के लिए मिलता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, याद रहेगा ना। 5 गो रहे या 6 गो तो क्या होगा अष्टफलकीय, अगर 4 गो है तो चतुष्फलकीय, याद रखना है। अब जो है इन सबों को पढ़ने के बाद एक और मेरा टॉपिक है इसमें, प्रभावकारी परमाणु संख्या, यानी इफेक्टिव और एटॉमिक नंबर, जो कि इसके बारे में भी पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में यहाँ से आपको प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, उसके बाद तब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। बस लास्ट है ये टॉपिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या, ठीक है। इसका परिभाषा है कि जटिल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसकी संख्या, तथा बंधन बनने में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो बंधन बनाएगा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में, जैसे कि हम लोग अभी K4FeCN6 देख रहे थे, ठीक है। जैसे कि Fe को इस प्रकार से घेर के रख रहा था Cn, अभी जस्ट बात किए हैं कुछ समय पहले इस प्रकार से। तो यानी ये Fe जितना इलेक्ट्रॉन जो है लगाएगा, और ये जो Cn जितना इलेक्ट्रॉन जो है इसको घेर के रखा है, ठीक है, उसकी संख्या, यानी बंधन बनने में प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना बंधन बनाने में इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त होगा, उन दोनों की संख्या को जब हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो हमको योगफल प्राप्त होगा वही आपका प्रभावकारी परमाणु संख्या हो जाएगा, या EAN हो जाएगा। शॉर्ट में उसको EAN बोलते हैं, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग बात यहाँ पे देख रहे हैं। तो यानी EAN बराबर होता है परमाणु संख्या, उसके बाद माइनस ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद प्लस करना होता है 2 गुना उपसहसंयोजक संख्या, यानी ई जो यहाँ पे होल CN6 है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला 6, इसकी संख्या, यानी यही जो घेर के रखा है Fe को, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, शॉर्ट में दे देते हैं CN, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी समन्वय संख्या। इसको शॉर्ट में हम लोग इस प्रकार से भी लिख दें, EAN बराबर हो जाएगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, यानी OX नंबर, उसके बाद प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी CN। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं इस प्रकार से। तो यही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था उपसहसंयोजक यौगिक का। यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। बस इसको बढ़िया से आपको पढ़ लेना है, काम आपका हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं होगा, और आपका 3 नंबर आपका पैकेट में चला जाएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस बार एग्जाम दे उसको ये वीडियो पहुंचा देना है। आप लोग का बस इतना ही काम है। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, और इसके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आए और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए, ठीक है। तो बस आज इतना है, जय हिंद।